हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत प्राचीन भारतीय विचारक, ठीक है, यानी प्राचीन इंडियन जो थिंकर है, जैसे मनु है, कौटिल्य है, इससे संबंधित ये पूरा वीडियो है। क्योंकि जो खास तौर से कौटिल्य वाला पार्ट है ये अक्सर कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, ठीक है, या फिर जीआईसी लेक्चरर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अनिवार्य है, जो हर हाल में कौटिल्य वाला और मनु वाला पार्ट करना ही करना होता है। तो मैंने एक वीडियो के अंतर्गत ही पूरा कौटिल्य समाहित किया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए लास्ट तक आपको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मंडल में राजा कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 12 होते हैं, याद रखना। और मंडल सिद्धांत ये किसने दिया है? मंडल सिद्धांत कौटिल्य ने दिया है, याद रखने। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। मंडल सिद्धांत किसका है? तो वो है कौटिल्य का। और एक मंडल के अंतर्गत कितने राज्य होते हैं? या तो राज्य पूछ लेता है या फिर राजा पूछ लेता है, याद रखना। तो टोटल जो है 12 राज्य होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द कौटिल्य के अनुसार राज्य का लक्ष्य है, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है? तो वो है योगक्षेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें मैंने खुद पढ़ा हुआ है और बहुत ही एक तरीके से निचोड़ है, इससे बाहर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कौटिल्य कवर किया गया है इस वीडियो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी, ठीक है। यानी प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासन से संबंधित, ठीक है। तो प्राचीन भारत की बात की जा रही है। नगर वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं। भुक्ति यानी प्रांत होता था एक तरीके से, ये भी बहुत बाद में आया है, ठीक है। और वो होता था जनपद, ठीक है। जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा, सब राजनीतिक व्यक्ति हैं आप लोग। तो वहाँ पे देखिए अमात्य, राजा, है ना, दुर्ग, जनपद, मित्र, कोष, बल, ये सब जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य का, उसमें एक जनपद है, तो ये प्राचीन राज्य प्रशासन से संबंधित होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था, ठीक है। यानी जो प्राचीन काल में था वो किस तरीके की शासन व्यवस्था पाई जाती थी। देखिए जैसे दिया है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, उस टाइम पे होता था सिर्फ राजतंत्र, यानी राजा की जिसमें प्रधानता होती थी वो होता था राजतंत्र। वर्तमान में कौन सा इंडिया में तंत्र है? तो वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र का मतलब होता है कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सत्ता, ठीक है, यानी धनिक वर्ग होता था, ये कुलीन तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय, एक मिनट देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, धर्म के बारे में, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन काल में धर्म का सिर्फ एक ही मकसद होता था, मतलब होता था, वो है कर्तव्य, ठीक है। यानी जो व्यक्ति अपने जो सही तरीके से कर्तव्यों का निर्वहन करता था वो अपने आप में धर्म ही माना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। यानी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में, ठीक है, कौन सा उल्लेख नहीं। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये बिल्कुल मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में भी इसका उल्लेख है। सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला भी मिलता है। शक्ति का सिद्धांत पहले से ही था, ठीक है। यानी कि ये वाला विकासवादी सिद्धांत जो वर्तमान में है, वर्तमान में विकासवादी सिद्धांत को ही सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है राज्य की उत्पत्ति के मामले में, यानी मेन माना गया है। और इसे ही ये एक्सेप्ट किया गया है कि राज्य का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे यानी क्रमिक रूप से हुआ है, यानी विकास हुआ है, एकदम से नहीं हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथा वाला, यानी विकासवादी सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, मंडल सिद्धांत के बारे में। तो जो मंडल सिद्धांत है वो विदेश नीति से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, जिसमें कि 12 राज्य होते हैं मंडल सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध है, वार्ता ज्ञान कह रहा है, ठीक है, इसका संबंध किससे है वार्ता का? तो वो है धन के उत्पादन से, याद रखना।
धन से यानी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक, मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है तो वो है सामंत नहीं होते थे, मित्र भी होता था, अरि भी होता था, अरि मित्र भी होता था। ठीक है, अरि मित्र और अरि मित्र मित्र भी होता था। ठीक है, इस तरीके से 12 तटस्थ राष्ट्र भी होता था, लेकिन सामंत नहीं होता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है, ये समस्त बुराइयों को नष्ट करती है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। ऐसा किसने कहा है? तो ये जो है मनुस्मृति में कहा गया है, और मनुस्मृति के जो लेखक हैं वो हैं मनु, याद रखना। ठीक है, और ये भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है, याद रखना, मनुस्मृति। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन उनमें सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, इस चीज़ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? ठीक है, ये कह रहा है किसका उल्लेख नहीं मिलता, तो यहाँ कह रहा है प्राचीन, देखिए कह रहा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में, ठीक, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं मिलता। तो जैसा कि हमने अभी जो है बताया कि देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, शक्ति का भी, सामाजिक अनुबंध का, तो ये जो है इसका ये वाला हो जाएगा। नहीं नहीं, ये कह रहा है उपरोक्त सभी में, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नहीं मिलता, याद रखना, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक जो अभी हमने क्वेश्चन किया है विकासवादी सिद्धांत, वो आना चाहिए, वो वर्तमान का है, बाकी नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंगों में नहीं है? ये याद रखना है कौन सा नहीं है। तो इसमें से पुरोहित नहीं है, स्वामी भी होता है यानी राजा, पुर भी होता है, कोष भी होता है, जनपद भी होता है, मित्र भी होता है, बल भी होता है, कोष भी होता है, तो ये जो है ये पुरोहित नहीं होता है, याद रखना। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस विचार का प्रतिपादन किया गया है वो मिलता जुलता है किससे? ठीक है, तो वही हमें पता करना है, तो वो है देखिए यहाँ पे, वो मिलता है आपका देवी सिद्धांत से, याद रखना। अगला क्वेश्चन, शांति पर्व को राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि इस पर्व में प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? तो वो है राजनीति और कूटनीति, याद रखना। शांति पर्व, ये महाभारत के शांति पर्व की बात की जा रही है, महाभारत में है ये पार्ट शांति पर्व वाला, और शांति पर्व के अंतर्गत राजनीति, पूरी कूटनीति के बारे में और विदेश नीति के बारे में बताया गया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी शांति पर्व में बताया गया है, याद रखना ये सारी चीज़ें। अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय प्राचीन ग्रंथ में जो है कूटनीति या राजनीति के बारे में दिया है, तो वो है शांति पर्व महाभारत का। अगला देखिए, महाभारत के 12वें पर्व का नाम शांति पर्व, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि शांति पर्व महाभारत के किस पर्व में है? ठीक है, तो वो पर्व है 12वां। तो 11वें पर्व और 13वें पर्व का नाम क्या है? ठीक है, तो ये इसका जो है स्त्री पर्व और अनुशासन पर्व, यानी 11वें में स्त्री पर्व कहा गया है 11वें पार्ट को, और 13वें को कहा गया है अनुशासन, और 12वें को कहा गया है शांति, याद रखना। ठीक है, 18 पर्व हैं टोटल महाभारत में, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है, शांति पर्व में जिन राजनीति और कूटनीति विचारों का उल्लेख मिलता है वो किनका है? ठीक है, किनका है? तो वो है भीष्म का। शांति पर्व जो महाभारत में राजनीतिक कूटनीतिक विचारों के जो उल्लेख मिलते हैं वो भीष्म के उल्लेख मिलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना का नाम एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इंस्टीट्यूशन है? तो जिसमें शांति पर्व की विस्तृत व्याख्या की गई है, तो वो किसकी है? तो वो है सार्टोरी यानी जी सार्टोरी की। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के शांति पर्व में राज्य के कितने अंग या तत्व बताए गए हैं? महाभारत की बात की जा रही है कि महाभारत के शांति पर्व में देखिए राज्य के कितने अंग बताए गए हैं, तो यहाँ भी 7 ही बताए गए हैं। कौटिल्य के द्वारा भी सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया है यानी 7 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के अनुसार कितने गाँवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय को संग्रहण न्यायालय कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही होगा आंसर 10 गाँवों के केंद्र में। ठीक, यानी 10 गाँवों के बीच में एक कोर्ट बनाई जाएगी, उस कोर्ट का नाम दिया गया था संग्रहण न्यायालय। 10 गांवों के बीच में बनाई जाती थी, याद रखना, संग्रहण न्यायालय। कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का अर्थ क्या है? ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का जो है उसकी सुरक्षा करना, जो नहीं है उसे प्राप्त करना, यही राज्य का लक्ष्य जो दिया गया है, राज्य का लक्ष्य वही उसे ही कहा गया है योगक्षेम।
ठीक है। और योगक्षेम का जो लक्ष्य है या मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारा राज्य है एक तरीके से उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना, और जो नहीं है, जो राज्य नहीं है यानी दूसरे राज्यों पर कब्जा करना, उसे प्राप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए। यही राज्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगला है कौटिल्य का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कौटिल्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, सभी को पता है। और जो शिक्षा प्राप्त थी कौटिल्य ने प्राप्त की थी वो तक्षशिला में प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी। अगला है कौटिल्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? ठीक है, तो वो था मगध विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के समीप निम्नलिखित में से किस विचारक को ज़्यादा देखा जाता है? यानी किसको जो है कौटिल्य के समान या कौटिल्य के साथ या कौटिल्य की तरह ही माना जाता है? तो वो है मैकियावेली। याद रखना, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत का मैकियावेली तो वो है कौटिल्य या चाणक्य। याद रखना, इसी का नाम चाणक्य था कौटिल्य का ही, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। अर्थशास्त्र के लास्ट में जो उपनाम दिया है वो विष्णुगुप्त दिया है अपना नाम कौटिल्य ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा करता है। ठीक है, तो जो है वो किस तरीके के हैं? तो ये काल्पनिक राज्य, वास्तविक नहीं है, लेकिन देखा जाए वास्तव में तो मंडल सिद्धांत कौटिल्य का आज भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक है, और उसे बहुत सारे दुनिया के देश या जो विचारक हैं, राजनीतिक थिंकर हैं, वो फॉलो करते हैं और उस विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कौटिल्य की विदेश नीति तो आज भी लोग फॉलो करते हैं, देश फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा सटीक उस टाइम पे उसने जो है विदेश नीति के बारे में बताया था। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं मंडल सिद्धांत के बारे में। बीच में कौटिल्य ने बताया कि केंद्र में जो है एक राज्य होता है जिसे हम कहते हैं विजुगीषु। ठीक है, विजयगीषु या विजुगीषु। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, विजुगीषु ये होता है। ठीक है, और इसके अगल बगल के जो राज्य होंगे इधर और इधर, वो जो है शत्रु राष्ट्र होंगे, जिसे कहा गया है अरि राज्य। ठीक है, अरि। ठीक, और उसके जस्ट बाद में, अरि के बाद में मित्र राष्ट्र होगा आपका। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ अरि हो गया, इसके बाद में ये मित्र राष्ट्र हो गया, जो कि इसका विजयगीषु का मित्र होगा, और जो बगल वाला, ठीक बगल वाला होगा, वो शत्रु होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ भारत मान के चलते हैं, तो भारत के बगल में देखिए अरि राज्य कौन सा हुआ? तो इधर देखिए पाकिस्तान हुआ। इधर भारत का अरि राज्य कौन सा हुआ? शत्रु राष्ट्र कौन सा है? तो इधर की तरफ देखें तो हम यहाँ पे चाइना को पाते हैं। ठीक है, चीन। और उसके बाद में, इसके बाद कौटिल्य ने बताया था कि अरि के जस्ट बगल में मित्र राष्ट्र होगा, किसका? विजयगीषु का, यानी हमारा। तो अगर इधर की बात करें देखिए तो मित्र राष्ट्र कौन सा है? तो पाकिस्तान के बाद में जो इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान भारत का मित्र है। चीन के इधर अगर देखें तो रूस है, रसिया भारत का मित्र है। तो इस तरीके से वो बहुत पहले कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही इस चीज़ को बताया था, और कहीं ना कहीं थोड़े भले ही कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं कौटिल्य की ये विचारधारा आज भी प्रासंगिक है, लागू है। आगे देखते हैं। शांति पर्व में किस प्रकार के शासन व्यवस्था की वकालत की गई है? तो वो है राजतंत्र की, सभी को पता है राजतंत्र ही चलता था प्राचीन काल में। शांति पर्व में मंत्रिमंडल को जो है कितने भागों को शामिल करने की बात की गई थी? तो शांति पर्व में 37, ठीक है, 37 भागों में जो है मंत्रिमंडल को विभाजित करने की बात की गई थी, 37। नेक्स्ट है, शांति पर्व में कहा गया है कि सैनिक वर्ण में क्षत्रियों की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि, ठीक है, यानी जो सैनिक वर्ग है वहाँ पर सिर्फ क्षत्रिय वर्ग रखे जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन बताया गया था, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि स्वाम स्वाभिमानी व साहसी होते हैं कौन? क्षत्रिय, इसीलिए क्षत्रियों को सैनिक वर्ग का कार्य देने की बात की गई है। अगला है, कौटिल्य ने कानून के स्रोत पर विचार दिया है। उसके अनुसार कानून के मुख्य 4 स्रोत हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? ठीक है, कह रहा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं। पहला है धर्म, राजा की आज्ञा, व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो स्रोत नहीं है, तो इसमें से जो है इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कार्य के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं बताई थी। जिस तरीके का कार्य हो उसी आधार पर मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के कथनानुसार निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासक नहीं था? ठीक है, कौन स्थानीय शासक नहीं है?
तो कोषाध्यक्ष नहीं होता था। बाकी स्थानीय शासकों को गोप भी कहा जाता था, स्थानिक भी कहा जाता था। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आता है कि गोप क्या है। तो गोप जो होता था वो स्थानिक शासक होता था, ठीक है, लोकल स्तर के। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण सबसे ज़्यादा किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अर्थशास्त्र के अधिकरण हैं, यानी जो पार्ट है, चैप्टर है, वो विदेश संबंध, विदेश नीति के बारे में बहुत बहुत ही अच्छे से कौटिल्य ने बताया है। नेक्स्ट है, देखिए, कौटिल्य ने राज्य का तीसरा अंग किसे बताया है, ठीक है। राज्य का तीसरा अंग कह रहा है, किसे बताया है, तो जनपद को बताया है तीसरा, ठीक है। यानी राजा, उसके बाद अमात्य, तीसरा है जनपद। अगला है, कौटिल्य ने राजा का चौथा अंग कौन सा बताया है, तो वो है चौथा है दुर्ग। याद रखना, इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। छठा अंग कौन सा है, सातवां कौन सा है, पांचवां कौन सा है, तो इसे आप एक क्रमबद्ध तरीके से लिख लें। फर्स्ट नंबर पे राजा, सेकंड पे अमात्य, थर्ड पे जो है जनपद हो गया, और फोर्थ पे जो है दुर्ग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का पांचवां अंग कौन सा है, तो पांचवा वाला देखिए कोश है। इन्हें आप एक सीरीज में लिख लें क्रमशः करके, तो ये भी एक अच्छा तरीका, याद हो जाएंगे। फिर देखिए, कौटिल्य के अनुसार छठा अंग कौन सा है, तो वो है सेना, यानी दंड। दंड या बल या सेना, इस तरीके से आता है, बल भी आ जाता है, तो याद रखना। और कह रहा है कि सातवां अंग कौन सा है, तो सातवां है मित्र, ठीक है। यानी कई, बस दो चीज़ खास तौर से याद रखना, फर्स्ट नंबर पे राजा और लास्ट पे जो है मित्र। याद कैसे करेंगे, राजा का मित्र, फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, यानी सातवें नंबर का जो है मित्र हो गया, राजा का मित्र, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कौटिल्य के अनुसार कह रहा है दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला। किले कितने प्रकार के होते थे, तो कौटिल्य ने जो है 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, किसमें, अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, ठीक है, तो ये सभी को पता है। सप्तांग यानी राज्य के 7 अंग, याद रखना, राज्य के 7 अंग, वही है सप्तांग। तो कौटिल्य, अभी चर्चा यही चल रही है, यही मैं बता रहा हूँ कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ज़रूर अच्छे से नोट्स बना करके याद कर लेना। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, और मुझे जो है 9997123632 नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। वहाँ पे क्या है कि जो इसके PDF वगैरह हैं या नोट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूँ, तो आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने लिए जो है एक सीट बिल्कुल पक्की कर सकते हैं अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अभी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जिन्हें हम करने वाले हैं। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थन करता है, तो ये तो पता ही है, बहुत देर से ही टॉपिक चल रहा है, राजतंत्र का। पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राज्य को कौटिल्य ने क्या कहा है, ठीक है। तो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में जो मिला लेता है, उसे कौटिल्य ने कहा है विजिगीषु। अभी जो मैंने बताया, जो केंद्र में होता है वो विजिगीषु है, और इसकी मंशा केंद्र में हमेशा उस राज्य की यही होनी चाहिए या यही होती है, ऐसा कौटिल्य ने कहा है कि जो भी पड़ोसी राज्य हैं अगल बगल दोनों तरफ, उन्हें जो है जीत करके अपने राज्य में शामिल करना, मिलाना, यही विजयगीषु का उद्देश्य या परम लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है, ठीक है। फिर देखिए, कहता है कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल कहलाता है, ठीक है। तो राज्य मंडल, ठीक है, वही मंडल सिद्धांत जिसकी बात कर रहे हैं, वो 12 राज्यों का समूह होता है जो कि विदेश नीति से संबंधित है, या मंडल सिद्धांत है जिसका नाम, या राज्य मंडल भी कहा जाता है, समूह मंडल भी कहा जाता है, याद रखना, सब एक ही बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार जो है ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आया हुआ था, याद रखना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है PGT में, GIC लेक्चरर वाले में भी आ सकते हैं, तो अच्छे से आप लोग कर लें, ठीक से तैयारी करें, टाइम बहुत कम है। अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत सारा टाइम है अभी, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी से अगर मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15, याद रखना। अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने हैं कौटिल्य के, तो वो है 15। कौटिल्य ने षाड्गुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं, ठीक है, तो वो 6 लक्षण बताए। अब षाड्गुण्य नीति का मतलब क्या है, विदेश नीति, याद रखना। कौटिल्य की विदेश नीति का नाम है षाड्गुण्य नीति, और 6 तरीके के इसमें लक्षण बताए हैं कौटिल्य ने विदेश नीति के अंतर्गत, ठीक है। प्रथम, व्यवस्थित
भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, इसमें पाया जाता है। प्रथम व्यवस्थित की बात कर रहा है, यानी कि किस में पाया जाता है, तो वो है वेद, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, हिंदू पॉलिटी, ये पुस्तक भाई नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सिर्फ इसी क्वेश्चन से आपको जो है एक क्वेश्चन मिलने वाला है, याद रखना। या तो अलग अलग करके पूछ लेगा या फिर मिलाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, नोट कर लें। आप कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भीष्म के द्वारा महाभारत का शांति पर्व लिखा गया है, बिल्कुल सही है। केपी जायसवाल वाली, ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है, याद रखना। तो केपी जायसवाल की जो है, ठीक है, इसमें ये अक्सर पूछता है हिंदू पॉलिटी किसकी है, तो ये केपी जायसवाल की नहीं है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र ये इसकी है, ये सार्टोरी की है। यानी इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला, ये नहीं है हिंदू पॉलिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है 46, ठीक, यानी इसे मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, और इसका 1 2 3 4 आंसर सही है। आप देख सकते हैं, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। मिला लेना, देख लेना, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ये वाले कूट वाले या सूची वाले क्वेश्चन जो है दिखा करके और आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोग मिला लें। आंसर बता दूंगा आपको, देखते रहिए। देखिए, इसका भी जो है राज्य के उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत 1 2 3 4, इसका भी सही आंसर है। कौटिल्य के राज्य का सिद्धांत समझौतावादी, ये 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 लगातार हैं। ये देखिए पहला वाला। नेक्स्ट है, देखिए, फिर से सूची वाला दुर्ग। अब देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि कौटिल्य ने कितने दुर्गों की बात की है, तो बताया था आंसर में 4। यहाँ देखिए 4 के चारों दुर्ग आपको मिल गए, ठीक है। अब इसमें से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा किला किससे संबंधित है। तो इसका जो है चौथा वाला 4 3 2 1, ठीक है। इसे हम देखते हैं, कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है ये। 4 3 2 1 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले से। पार्वत दुर्ग का मतलब पता है, जो चारों ओर से पर्वत या चट्टानों से घिरा होता है। नाम से ही पता चल रहा है, पार्वत यानी पर्वत, ठीक, चट्टान। धानवन दुर्ग, इसे देखते हैं। इसके चारों ओर ऊसर भूमि, ठीक, भूमि वाला सिर्फ एक ही किला है। और देखिए नाम भी दिया हुआ है, कौन, क्या, धान। धान से याद रखो, धान जो खाने वाला चावल होता है, धान से। यानी कहाँ होता है, खेतों में, ऊसर भूमि। ये देखिए यहाँ भी भूमि और धान का संबंध खेत से है, ठीक है। वन, वन से देखिए स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि वन का मतलब जंगल, जिस चारों ओर वन तथा दलदल से बीच में होता था, वो वन दुर्ग कहलाता था। अब ये पहले वाला औदिक दुर्ग का जो है, इसका देख लेते हैं। इस दुर्ग के चारों तरफ जो है क्या होता था, औदक दुर्ग का मतलब पानी भरा होता था, याद रखना। 4 टाइप के दुर्ग होते थे, ये पानी से भरा होता था, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वही नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विजयगीषु, ये मिलाने के लिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3 4, यानी इसका पहला ही है। विजयगीषु जो अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखता है, जो मैंने बताया था मंडल सिद्धांत के केंद्र में होता है, और उसकी अपेक्षा यही होती है कि अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे। आर्य का मतलब होता है विजयगीषु के सामने वाला राज्य, जो कि उसका शत्रु होता है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। यानी बगल का जो राज्य होता है वो शत्रु होता है किसका, विजयगीषु का। जैसे इंडिया का पाकिस्तान बगल में राज्य है, तो राज्य कैसा कहलाएगा, आर्य राज्य। मित्र क्या होता है, आर्य के सामने वाला, ठीक है, यानी पाकिस्तान के बगल वाला, सामने का मतलब बगल वाला, वो किसका मित्र होगा, वो मित्र होगा विजयगीषु, यानी इंडिया का। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लेके चल रहा हूँ, तो वो होगा उसका, यानी कि जैसे अफगानिस्तान। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर होता चले। बाकी ऐसा वर्तमान में 100% लागू नहीं है, ठीक है। कई देश ऐसे भी हैं कि जस्ट उसके बगल वाले मित्र राष्ट्र भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि शत्रु ही हों। आर्य मित्र, ठीक है, मित्र के सामने वाला राज्य आर्य मित्र होगा। आर्य मित्र क्या है, देखिए, आर्य मित्र का मतलब, आर्य का तो मतलब हो गया दुश्मन, और मित्र दिया है यानी दुश्मन का मित्र होगा वो, ठीक है। वो हमारा मित्र नहीं होगा, दुश्मन का जो मित्र राज्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्य मित्र कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर से सूची वाला क्वेश्चन है, मिलाने के लिए है, और गुप्तचरों से संबंधित ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते रहिए आप लोग। और इसका 4 3 2 1 यानी तीसरा वाला आंसर सही है। 4 3 यानी पहले का 4 है ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त हैं, तो पहले का चौथा यानी स्त्री गुप्तचर होते थे, ठीक है। दूसरा है ऐसे गुप्तचर जो धन की लालसा में कठिन कार्य करते थे, इसका तीसरा वाला है, ठीक है। फिर है ऐसे व्यक्ति जो राजा के कहने पर शत्रु को जहर देने पर भी निर्दयी भाव रखते हों, तो रसद गुप्तचर कहा जाता था,
ठीक है। रसद का मतलब राशन पानी खिलाने पिलाने से, और यहाँ भी देखिए जहर खिलाने से संबंधित क्वेश्चन है। और सन्यासी के वेश में जो होते थे वो होते थे, इसका चौथे वाले का ये है, परिव्राजिका गुप्तचर, ये सन्यासी के वेश में होते थे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, गुप्तचर वाला क्वेश्चन भी अक्सर आता है। अब 51 जो क्वेश्चन है ये देखिए, इसका जो है तीसरा वाला यानी 4 3 2 1, ये तीसरा वाला 4 3 2 1 सही है। ठीक है, यानी पहले का चौथा। देव सम्मत का मतलब क्या है? ब्रह्मा द्वारा निर्मित विधि देव सम्मत कहलाता था। आर्य श्रोत्र का मतलब है कि इसका ये तीसरा वाला, ठीक है, 4 3 इसका दूसरा और चौथे का पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए आप। नेक्स्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, लास्ट तक देखना। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जो बिल्कुल ये मान के चलिए कि जैसे एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, सेम टू सेम। पूरा कंप्लीट जो है कौटिल्य इसमें कवर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 मिलाने से संबंधित है। 52 क्वेश्चन इसमें देखिए, इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। आक्रांतक का मतलब होता है 5 ग्रह के पीछे का राज्य। किस तरीके से मंडल सिद्धांत की ही बात की जा रही है, उसी राज्य से संबंधित। उदासीन यानी तटस्थ राष्ट्र जो होता है, ये जो है विजयगीषु और मित्र के बीच में तीनों राज्यों की सीमाओं के से अलग होता है। जैसे भारत का जो तटस्थ राष्ट्र या बफर राष्ट्र जिसे कहते हैं वो नेपाल हो गया, और भारत और चीन के बीच में जो है बफर स्टेट का काम करता है। तो इस तरीके से तटस्थ राष्ट्र हो गया। अगर भारत चीन में कभी युद्ध होता है या हुआ है तो ना तो वो भारत से मतलब रखता ना पाकिस्तान से, इस तरीके मध्यम राज्य। ठीक है, ये हो गया। देखिए विजयगीषु अरु राज्य की सीमा में होता है अरि। अरि का मतलब पता ही है, शत्रु राष्ट्र होता है ये। अगला देखिए, सूची वाले क्वेश्चन इसलिए ज़्यादातर दिए गए हैं कि मिलाने के लिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर डीपली तैयारी कर रहे हैं आप तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ टोटल जो है डीपली तैयारी ही कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सही आंसर है 53 वाले का, वो है पहला 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से इसका सही है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये किससे संबंधित है? ये विदेश नीति, जिसके मैंने बताया था कि 6 लक्षण होते हैं, यान, शासन, संशय, द्वेषी भाव। ये कौटिल्य की विदेश नीति के जो 6 लक्षण बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में, उसी से संबंधित ये 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर है वो है पहला और दूसरा। ठीक है, न्यायधारिता का आशय सबके कल्याण के लिए एक है ना, एक के सयादेश पर संसाधनों का उपयोग करना, नई तालीम कार्य के साथ साथ सीखने का एकीकरण, यानी ये और ये सही है। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कूट वाले क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं। निम्नलिखित में से राजा के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। ठीक है, यानी कि कौन से जो है राजा के कार्य और शक्तियां हैं? तो देखिए, दंड की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था राजा ही करता था। आर्थिक कार्य भी राजा के द्वारा ही संपन्न होता था। किस राज्य से युद्ध करना है, किससे शांति करनी है, ये कार्य भी राजा का ही होता था। आय व्यय, किस मद में कितना खर्च करना है, किसे कितना दान देना है, कहाँ से कितना वसूल करना है, ये सब कार्य भी राजा के होते थे। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 2 3, यानी सभी सही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देश या काल के निश्चित होने पर की गई घोषणा। प्रकाश युद्ध, युद्ध के बारे में बताया है। युद्ध भी कई तरीके के कौटिल्य ने बताया है। तो कह रहा है देश या काल के निश्चित होने पर, यानी समय जहाँ पर फिक्स होता था, ठीक है, कि किस देश से और किस दिन किस समय युद्ध होगा, उसकी पहले से जो घोषणा की कर दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? प्रकाश युद्ध। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य के जो है युद्धों से संबंधित। ठीक है, तो प्रकाश युद्ध का मतलब जहां पहले से ही तिथि डेट निर्धारित कर दी जाती थी। दूसरा है, देखिए युद्ध जो है योजना, तत्काल परिवर्तन तथा धोखा देकर, भय दिखाकर आदि तरीकों से किया गया युद्ध क्या कहलाता था? तो जो है ये कहलाता था कूट युद्ध। कूट के नाम से ही देखिए कूटनीति जैसे कहा जाता है ना, तो कूट का मतलब होता है छल कपट, धोखा दे करके, और तत्काल योजना बनाई गई, आज रात में योजना बनी और सुबह जो है कूच कर दिया गया कि फला राज्य पर जो है युद्ध होना है। तो ये होता था कूट युद्ध। अगला है, शत्रु को
विश्वास में लेकर उसे जहर देना, ठीक है, या वेश्याओं में लिप्त कर उसे मार देना। ये कैसे युद्ध के अंतर्गत आता था? ये होता था तृष्णी युद्ध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तृष्णी युद्ध, ठीक है। और इनमें सबसे जो आदर्श युद्ध माना गया है, सबसे अच्छा जो युद्ध माना गया है, वो पहला वाला, यानी कि प्रकाश युद्ध। उसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है प्रकाश, ठीक है। तो ये याद रखना, युद्ध से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार संधि कितने प्रकार के होते हैं, यानी संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो चीज़ हमें बतानी है यहाँ पर। तो पहला है हीन संधि, दंडोपनत संधि, भूमि संधि, कर्म संधि, उपरोक्त सभी, ये चारों टाइप की संधियाँ कौटिल्य ने बताई हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्थायी गुप्तचर की श्रेणी में आते हैं? गुप्तचर कई तरीके के होते थे, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। तो उसमें से कह रहा है कि स्थायी गुप्तचर कौन होते थे, तो इसका जो है पहला वाला, यानी 1 2 3, ये स्थायी गुप्तचर थे, ये जो है स्थायी होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा और चौथा इसका सही है। 200 गांवों का समूह सार्वत्रिक कहलाता था। 100 गांवों का, यानी 1000 गांवों का समूह क्या कहलाता था? वो संग्रहण कहलाता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं कौटिल्य तथा मैकियावेली में पाई जाती हैं? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था कौटिल्य और मैकियावेली को समान माना जाता है, और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो इसका जो है पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला सही है। दोनों राजतंत्र के समर्थक हैं, और दोनों ने ही कहा है कि युद्ध बहुत जरूरी है। एक राजा के लिए युद्ध परम आवश्यक तत्व है या लक्षण है, ठीक है। और गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए किसी भी राजा की। तो इस तरीके से जो है दोनों ने इन तीनों बातों पर एक मत है, यानी समर्थन करते हैं इन चीज़ों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है असत्य है, याद रखना। तो इसका पहला और तीसरा असत्य है। कह रहा है कौटिल्य गणतंत्र के समर्थक है, बिल्कुल गलत है। किसके समर्थक थे कौटिल्य? आप आंसर देंगे मैसेज में लिख करके, कमेंट बॉक्स में। आप लोग प्रतिक्रिया भी दिया करें भाई, और लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और जो हो सके तो भाई शेयर भी कर दें। आगे देखते हैं, तीसरा है कौटिल्य ने राजदूत की उपेक्षा की। बिल्कुल उपेक्षा नहीं की, बल्कि ये कहा कि राजदूत तो बहुत जरूरी है, और हर देश में राजदूत होने चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भ्रमणशील गुप्तचर नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे भ्रमणशील गुप्तचर भी होते थे, तो कह रहा है कि उनमें से कौन सा नहीं है, तो उनमें से तापस और वैदेहक ये भ्रमणशील नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन कौटिल्य के अनुसार सही हैं, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार कौन से कथन सही हैं? तो ये तीनों ही सही हैं, ये देखिए, ठीक है। शत्रु की तुलना में अपने को निर्बल समझने पर संधि कर लेनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात, जिसे कौटिल्य की विदेश नीति में कौटिल्य ने पहले बताया था, ठीक है। सबसे पहले आता है साम, दूसरा दाम, तीसरा भेद, चौथा दंड, इस तरीके से। बहुत से लोग क्या पढ़ लेते हैं, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल गलत है, याद रखना, क्रमशः मैंने लिखा है ये, और गलत बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है। तो याद रखना, पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है भेद, और चौथा है दंड। इस तरीके से इनके बारे में बता दूं, कौटिल्य ने कहा कि सबसे पहले हमें समझाना चाहिए शत्रु को, जो हमारा विरोधी राष्ट्र है। साम का मतलब है समझाना, पहले उसे आराम से जो है समझाना चाहिए, प्यार से, ठीक है। अगर नहीं समझता वो, फिर क्या करना चाहिए? अपने विदेश नीति के दूसरे चरण में हमें पहुंच जाना है, और दूसरा चरण है दाम। पैसे रुपए दे करके, धन का लालच दे करके उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर काम बन जाता है तो लो जी काम बन गया, नहीं बनता तो तुरंत हमें तीसरा स्टेप अपना लेना है। तीसरा स्टेप है भेद। भेद का मतलब ये है कि उस राज्य के अंदर अपने गुप्तचर लगा करके, या किसी व्यक्ति को लगा करके, या प्रेशर डलवा करके, और अन्य अपने मित्र राष्ट्रों से आपसी फूट डलवा दो उस राज्य में। जैसे राजघराने के अंदर, परिवार के अंदर फूट डलवा दो, ताकि उस राज्य में गृह युद्ध अपने आप हो जाए, वो होता था भेद। और अगर भेद से भी काम ना चले, तो उसके बाद फिर चौथे लास्ट चरण पे आ जाना है, और लास्ट चरण है दंड, यानी कि सीधे सीधे युद्ध। अब शायद क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो दूसरा है, देखिए, शत्रु की तुलना में स्वयं को बलवान समझा जाए तो विग्रह कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला है, यदि शत्रु और स्वयं के बल में कोई भी अंतर ना हो तो आसन अपना लेना चाहिए। आसन, ठीक है, ये जो है सब विदेश नीति के बारे में है, किस किस तरीके आसन, संशय यान, ये सब जो अभी हमने पढ़ा, तो वो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, वही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो है 1 2 3 ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य है, ये चीज़ बताना है।
तो इसका जो है ये दोनों ही हैं। पहला है देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा को इंद्र के समान, ठीक है, राजा को जो है इंद्र के समान प्रजा पर अनुग्रह और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए, ऐसा राजा होना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार माना गया है, कौटिल्य ने बताया है। दूसरा है शांति पर्व के अनुसार राज्य या राजा अपने साधन के रूप में प्रजा से कर, युद्ध के दौरान प्रजा को सैनिक रूप देकर इत्यादि कार्यों को कर सकते हैं, यानी दोनों ही सही हैं, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कौटिल्य तथा मैकियावेली असमानताएं हैं। ठीक है, यानी कौन से एकमत नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों सभी में जो है असमानताएं हैं, याद रखना, यानी इसका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कूट वाला क्वेश्चन आया है और इसमें कह रहा है सिद्धांतों के अस्तित्व में आने वाला काल क्रम बताना है। ठीक है, इनका जो है काल बताना है कि कौन सा पहले आया, फिर कौन सा आया, फिर बाद में कौन सा आया। तो इसका 1 2 3 4 सही है। सबसे पहले प्राचीन है सप्तांग, फिर है संरक्षण का सिद्धांत, फिर है अहिंसात्मक विरोध, फिर है सत्याग्रह, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राज्य के कार्य मानव जीवन के समस्त अंगों तक फैले हुए थे। ठीक है, जो राज्य है वो समस्त अंगों तक फैले हुए थे मानव जीवन से। राज्य को बुराई नहीं समझा जाता था। ठीक है, तो इसका जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन है, तो इसका पहला वाला ही सही है, यानी दोनों ही सही हैं। अगला देखिए, कथन कारण से संबंधित है। शांति पर्व महाभारत से संबंधित है। शांति पर्व में हिंसा और अनैतिकता की प्रबलता है, तो इसका सही आंसर है ए, यानी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, अकेला राजा ही पृथ्वी पर शांति लाता है। ठीक है, व्यक्ति को पहले राजा का चयन करना चाहिए, उसके बाद उसकी पत्नी का चयन करना चाहिए तथा धन अर्जित करना चाहिए। अगर राजा नहीं है तो उसकी पत्नी तथा अर्जित वस्तुओं का क्या होगा। अगर राजा ही नहीं है तो आखिरकार क्या होगा। तो ये जो है इसका में जो है ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है देखिए, राज्य की उत्पत्ति, कथन कारण से संबंधित। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया है। ठीक है, और कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास में सहायता करना, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों ही सही हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।